प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल राउत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे वाले जो हमने आवर्तवीजीपात्मों में जनन में एपिसोड निकाले थे, उसमें हमने हमारा जो लास्ट एपिसोड नंबर 13 था, वो अपना था पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 14 जो आएगा, इसमें हम असंजनन या एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोफेसर महेश्वरी ने कितने भागों में विभाजित किया। तो एपोमिक्सिस का अर्थ ये हो गया कि हमने पीछे तक ये पढ़ा कि नर युग्मकोद्भिद परिवर्तन है, मादा युग्मकोद्भिद परिवर्तन हो गया, फिर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, निषेचन क्रिया पढ़ी, फर्टिलाइजेशन, भ्रूण पोष का परिवर्तन, ये सब बातें पढ़ी। अब इसमें एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी कि असंजनन वह प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है, लैंगिक जनन को हटा के। तो आप बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, तो लैंगिक जनन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है कि सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, जननांग होने चाहिए। जननांग के अंदर मियोसिस की क्रिया, अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होना चाहिए। युग्मकों के निर्माण के बाद में युग्मकों का संलयन यानी फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, और जाइगोट से क्या बने, भ्रूण का परिवर्तन। तो ये अपने लैंगिक जनन की प्रावस्थाएं हो जाएगी। जैसे जननांगों का निर्माण हो गया, जननांगों के अंदर युग्मक गैमीट का निर्माण हो गया, फिर गैमीट का निषेचन क्रिया होगी, फिर भ्रूण बना, भ्रूण का परिवर्तन वगैरह। तो ये लैंगिक जनन की प्रावस्थाएं। अब कहते हैं कि लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की वह प्रक्रिया है असंजनन जिसके अंदर नंबर 1 अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा। तो अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा तो युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया भी नहीं होगी, और सीधा का सीधा किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, असंजनन या एपोमिक्सिस से कहते हैं। बगैर निषेचन प्रक्रिया के द्वारा ही भ्रूण का परिवर्तन असंजनन या एपोमिक्सिस कहलाएगा। फिर बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। महत्व का ये हो गया कि असंजनन प्रक्रिया के अंदर खास तौर से जैसे युग्मकों का निर्माण नहीं हो रहा है, गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होगा, और काइजमेटा वगैरह है, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा तो ये सब प्रक्रियाएं नहीं होगी। इसलिए एपोमिक्सिस के द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप बिल्कुल मादा पादप के समान होते हैं। तो हाइब्रिड जितने भी प्लांट है उनको लंबे समय तक उनके कैरेक्टर को अगर संरक्षित रखना चाहें तो हम किस विधि के द्वारा रख सकते हैं, एपोमिक्सिस के द्वारा ही रख सकते हैं। तो लंबे समय तक पादपों के संकर लक्षणों को बनाए रख सकते हैं, जनकों के लक्षण है हूबहू संतति में उतार सकते हैं। तो बगैर निषेचन, बगैर अर्धसूत्रीय विभाजन, बगैर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का परिवर्तन क्या कहलाता है, असंजनन। अब आए थे प्रोफेसर महेश्वरी। महेश्वरी ने असंजनन को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया था, अन्नावर्ती और एक कौन सा हो गया, पुनरावर्ती। अन्नावर्ती के अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण का परिवर्तन होगा वो अगुणित होगा। जैसे ही ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर आर्किस्पोरियल सेल्स बताई हमने, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो माइक्रोपाइलैंड की तरफ हमने आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल किसके रूप में व्यवहार करना शुरू करती है, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हो गया, मियोसिस, और मियोसिस होते ही मेगास्पोर बन जाएंगे। मेगास्पोर कितने बन गए, 4 बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए जो हैप्लॉइड है। अब इनमें से कोई एक फंक्शनल मेगास्पोर आ जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर, और ये फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा, भ्रूण कोश का एम्ब्रियो सैक। और ये जो भ्रूण कोश होगा अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित। इस एम्ब्रियो सैक की कोई भी कोशिका, एनी सेल्स, कोई सेल से एम्ब्रियो का क्या कर दे, निर्माण कर दे, और ये एम्ब्रियो होगा हैप्लॉइड। तो दोबारा यहीं से देखते हैं अन्नावर्ती। महेश्वरी जी ने क्या बताया कि जैसे ही आर्किस्पोरियल सेल्स होती है वो किसके रूप में व्यवहार करती है,
मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी होगी 2n द्विगुणित है। इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होते ही 4 अगुणित गुरु बीजाणु या मेगास्पोर बन गए। चारों में से 3 नष्ट होते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया। वो फंक्शनल मेगास्पोर्स विभाजन करके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश बना दिया। ये भ्रूण कोश है क्या, हैप्लॉइड है। भ्रूण कोश कैसा बन गया, अगुणित। इस एम्ब्रियो सैक की एनी सेल्स, कोई भी कोशिका भ्रूण का क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। तो ऐसी असंजनन कौन सी कहलाती है, अन्नावर्ती कहलाएगी। फिर आती है पुनरावर्ती। पुनरावर्ती जो होगी इसमें 2n होंगे और अन्नावर्ती होगी वो अगुणित होगा और ये द्विगुणित होगा। पुनरावर्ती में वही माइक्रोपाइल एंड की तरफ न्यूक्लियस या बीजांडकाय की सेल्स, या उसको क्या कह सकते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स कह देते हैं। प्रसूतक कोशिका, प्रसूतक कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगी, नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ। मियोसिस नहीं होने के कारण ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगी, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक क्या होगा, द्विगुणित होगा। इसकी कोई भी एनी सेल्स भ्रूण का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। ये एम्ब्रियो क्या होगा, द्विगुणित। क्या होगा, द्विगुणित। कहने का अर्थ है कि पुनरावर्ती के अंदर माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन सी सेल्स होगी हमारी, आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं या आर्किस्पोरियम होगी। प्रसूतक कोशिका, ये प्रसूतक कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका, इनमें कौन सा विभाजन नहीं होगा, मियोसिस या समसूत्री विभाजन नहीं होगा। समसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण ये आर्किस्पोरियम जो सेल्स है वो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। ये भ्रूण कोश कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा। इस द्विगुणित भ्रूण की कोई भी कोशिका एक्टिव या सक्रिय होके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो ऐसी प्रक्रिया कौन सी असंजनन कहलाएगी, पुनरावर्ती असंजनन या एपोमिक्सिस। लास्ट जो अपनी है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर क्या होगा कि ओव्यूल या बीजांड, ओव्यूल या बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के बाहर जो द्विगुणित उत्तक है, जैसे कौन सी होगी, उत्तक इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण है। ये अध्यावरण भी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। तो अध्यावरण की कोई भी सेल एक्टिव होके और एम्ब्रियो सैक के अंदर वृद्धि करके भ्रूण का क्या कर देगी, परिवर्तन करवा देगी। तो इसको कौन सा भ्रूणता कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर क्या हो गया कि बीजांडकाय के बाहर जो द्विगुणित उत्तक है, खासतौर से कौन से हो गए, इंटेग्यूमेंट अध्यावरण। तो अध्यावरण की कोई भी एक कोशिका सक्रिय होकर भ्रूण का क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है। ऐसी असंजनन क्या कहलाती है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपना एपोमिक्सिस जो टॉपिक का क्या है, किसे कहते हैं, तो एपोमिक्सिस लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है। लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन यानी इसमें लैंगिक जनन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। लैंगिक जनन की आधारभूत आवश्यकताएं, तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए, जननांग होने चाहिए, वो बातें आती है लैंगिक जनन में। दूसरा मियोसिस होना चाहिए, युग्मक बनने चाहिए, युग्मकों का निषेचन होना चाहिए, भ्रूण बनना चाहिए बाद में जाइगोट से। तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बगैर और लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन के द्वारा सीधा ही भ्रूण का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या कहलाएगी, असंग जनन। जो 3 प्रकार की, मैसूरी जी ने 2 प्रकार बताए थे, अन्नावर्ती और पुनरावर्ती। तीसरा कौन सा हो जाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो आज अपने ये जनन की विशिष्ट विधियां हो जाएगी। जनन की क्या है, ये अपने विशिष्ट विधियां। तो अपनी प्रथम जो यूनिट है, 4 जो चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी के आवर्तबीजी पादपों में जनन, जिसके अंदर भ्रूणीय परिवर्तन एम्ब्रियोलॉजी भी हमने पढ़ी है, गैमीट या युग्मकों का निर्माण भी पढ़ा है। बहुत सारे टॉपिक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते गए। आज ये यूनिट अपनी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।